हम लोग बात कर रहे हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की। इसमें जो इसके बहुत महत्वपूर्ण डाटा हैं वो देख लीजिए। किसी भी एग्ज़ाम्स में खासतौर से आने वाले जितने भी पीसीएस के एग्ज़ाम्स हैं, यूपी पीसीएस हो, बिहार हो या अन्य जो भी डिग्री कॉलेजेस या किसी भी एग्ज़ाम्स में बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। तो ये जो रिपोर्ट आई थी 13 जनवरी 2022 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR जारी की गई। इस रिपोर्ट के महत्वपूर्ण आंकड़े क्या हैं वो देख लेते हैं हम लोग। आप ये जानते हैं कि इस रिपोर्ट का हर 2 वर्ष में प्रकाशन होता है। प्रति द्विवर्षीय आधार पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है। और ये रिपोर्ट का प्रारंभ कब से हुआ? 1987 से प्रारंभ की गई है और तब से ये 17वीं रिपोर्ट आई है। 1987 से स्टार्ट हुई थी और 2021 की जो रिपोर्ट है ये 17वीं रिपोर्ट है। वर्तमान रिपोर्ट में एसएफआई ने भारत के बाघ अभ्यारण्यों, गलियारों और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन अभ्यारण्य के आकलन संबंधित एक नया अध्याय प्रस्तुत किया है। पूछ सकते हैं कि नया अध्याय कौन सा प्रस्तुत किया गया है इस बार इस रिपोर्ट में? तो बाघ अभ्यारण्यों, गलियारों और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण से संकलन से संबंधित एक नया अध्याय रिपोर्ट किया गया है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 अंतिम आकलन के बाद देश में जो वन और वृक्षों के आवरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन तथा वृक्ष आवरण रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण कितना हो चुका है? अब 80.9 मिलियन हेक्टेयर, टोटल देश का 24.62% हो चुका है। यानी कि वन एवं वृक्षावरण दोनों 24.62% हो चुका है। और टोटल हेक्टेयर एरिया कितना है? 80.9 हेक्टेयर। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में देश में कुल वृक्ष और वन आवरण की वृद्धि हुई है। जहां वन में कुल वृद्धि क्षेत्र 1540 वर्ग किलोमीटर की रही है, वही वृक्षादन में 721, यानी कि वन क्षेत्र में 1540 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है और वृक्षादन में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि खुले वन ओपन फॉरेस्ट में भी है, उसके बाद बहुत घने वनों में वेरी डेंस फॉरेस्ट में देखी गई है। अगला महत्वपूर्ण जो है इस पॉइंट इसका, वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में सर्वाधिक जो शीर्ष 5 राज्य रहे, आंध्रा, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक और झारखंड। आंध्रा में 647 वर्ग किलोमीटर, तेलंगाना में 632 वर्ग किलोमीटर, ओडिशा में 537 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटक 155 एंड झारखंड में 110 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया की वृद्धि हुई है। यानी कि जो टॉप 5 वृद्धि वाले मामले रहे हैं, स्टेट रहे हैं आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड। क्षेत्रफल के आधार पर देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र राज्य आप जानते हैं हमेशा से कौन है? MP सबसे बड़ा राज्य है। MP के बाद है आपका अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र वन क्षेत्र में। रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर के राज्यों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुए और नवीनतम रिपोर्ट में पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट में 1020 वर्ग किमी का कमी दर्ज की गई। यानी कि यहाँ पर 1020 वर्ग किमी कमी दर्ज की गई और सर्वाधिक कमी कहाँ आई? अरुणाचल में आई है। अरुणाचल के बाद मणिपुर, नागालैंड। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद कीजिए। पीसीएस में ऐसे पॉइंट पूछ लेते हैं 1 2 सही, 1 2 3, तो इस तरह आपको याद करना है। रिपोर्ट के अनुसार 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र अनाच्छादित। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 17 स्टेट और यूटीज में 33% से अधिक फॉरेस्ट कवर एरिया है। यानी कि 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र में वनाच्छादित है। इन राज्यों में और यूटीज में लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, अरुणाचल, मेघालय में 75% से अधिक वन क्षेत्र है। 75% से अधिक फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है? लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार आइलैंड, अरुणाचल और मेघालय में 75% से अधिक वन क्षेत्र, याद रखें इस बात को। जबकि 12 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में वन क्षेत्र 33% से 75% के बीच है। कौन कौन? मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, असम, ओडिशा में वन क्षेत्र 33% से 75% के बीच है। सर्वाधिक सघन वन की श्रेणी में सर्वाधिक क्षेत्रफल कान्हा से नवेगांव, नगजीरा, तदोबा, इंद्रावती कॉरिडोर का है। इस कॉरिडोर में कुल उच्च सघन वन 857.65 वर्ग किलोमीटर में रहा है। ये आपको याद रखना है। और अगर देखें है ना, तो
रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल जो मैंग्रोव कवर है, जो आपका ग्रान वर्ष है, कच्छ वन है, मैंग्रोव कवर कितना है 4992, लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर, 4992 वर्ग किलोमीटर। 2019 की तुलना में इसमें 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इंक्रीज कितना हुआ 17 वर्ग किलोमीटर की। और सर्वाधिक जो वृद्धि दर्ज हुई है मैंग्रोव में, कहाँ पर, ओडिशा में, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक कितना है 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है, जिसमें 2019 की तुलना में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। पूरा ये फॉरेस्ट से जो क्वेश्चन आएगा कर लेंगे। 2023 G20 शिखर सम्मेलन के लिए सचिवालय, भारत 1 दिसंबर 2022 से 23 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। और G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो 18वां संस्करण होगा वो कहाँ पर होगा, भारत में आयोजित किया जाएगा। जिस पर मैं रेड टिक कर रहा हूँ एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी बुक आपको पढ़नी भी नहीं है और पूरी बुक पढ़ने से कोई फायदा भी नहीं होता, टाइम वेस्ट होगा। आप सिर्फ उन्हीं पॉइंट को ध्यान रखें, बार बार रिवाइज करें जिस पर मैं टिक कर रहा हूँ। तो 2023 का जो सम्मेलन G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होने वाला है, भारत में होगा। कहाँ पर होगा, भारत में 28वां संस्करण होगा, याद रखें इस बात को। इसके पहले जो G20 हुए वो कहाँ कहाँ पर देख लीजिए। 2021 में जो G20 शिखर सम्मेलन कहाँ, रोम इटली में हुआ था। 2022 में G20 शिखर सम्मेलन बाली इंडोनेशिया में होगा, जबकि 2023 में नई दिल्ली भारत में होगा। 2021 का G20 रोम में इटली में हुआ, 2022 का G20 सम्मेलन बाली इंडोनेशिया में हुआ और 2023 नई दिल्ली भारत में होगा, याद रखें इस बात को। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, FAITS 2035 विजन दस्तावेज क्या कहता है। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन एंड इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी ने 16 फरवरी 2022 को FAITS 2035 विजन दस्तावेज जारी किया। दस्तावेज में वर्ष 2035 तक भारतीय पर्यटन को दुनिया द्वारा पसंदीदा और प्रिय बनाने के लक्ष्य और निष्पादन पर शामिल है। भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में दृष्टि दस्तावेज लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य पर्यटन को भारत के लिए सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचा निर्माता के साथ साथ टिकाऊ और समावेशी बनाना है। अगला है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022। प्रधानमंत्री मोदी जी ने द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट टेरी में उद्घाटन भाषण दिया। ये 21वां संस्करण है जो 16 से 18 फरवरी 2022 को आयोजित किया गया है ना। इस अवसर पर डोमिनिका गणराज्य के राष्ट्रपति श्री लुइस अबदिनार, गुयाना के सरकारी अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली आदि उपस्थित रहे। इसका जो विषय था, पारिस्थितिकी अनुकूल ग्रह की ओर एक सतत और न्यायसंगत भविष्य सुनिश्चित करना, है ना, याद रखना है। प्रधानमंत्री मोदी ने 7 वर्षों से चल रही LED बल्ब वितरण योजना के बारे में बताया, जिसने प्रतिवर्ष 220 अरब यूनिट बिजली और 180 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को बचाने में मदद मिली है। भारत सरकार ने 54 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया है। दुर्गा पूजा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल होने वाली, दुर्गा पूजा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हो गई है। 15 दिसंबर 2021 को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति ने 16वें सत्र के दौरान कोलकाता की दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि में सूची में शामिल किया। दुर्गा पूजा के शामिल होने के बाद अब भारत की 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को की सूची में। तो 2017 में इससे पहले कुंभ का मेला और 2016 में योग एवं नौरोज को इस सूची में शामिल किया गया था। भारत 2003 से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है, याद रखना, जिसमें ये शामिल किया गया। ये सत्र कहाँ पर हुआ था, पेरिस में हुआ था। केरल का पहला कारवां पार्क कहाँ खोला गया है, तो इडुक्की जिले में एक सुंदर हिल स्टेशन वागामोन में बनाया गया है कारवां पार्क, कारवां पर्यटन नीति के तहत, है ना, कारवां पार्क। नासिक में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला लॉन्च की गई, कहाँ पर, नासिक महाराष्ट्र में, याद रखें इस बात को। हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो मंडी के जहंजली घाटी, भूला घाटी में हिमाचल प्रदेश का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क खोला जा रहा है। केरल में देश का पहला ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर बनाया जाएगा, कहाँ, केरल में पहला ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर,
अटल सुरंग को दुनिया की सबसे बड़ी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। 9 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में ऐतिहासिक समारोह के दौरान अटल सुरंग को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी गई। याद रखना, ये कितनी लंबी है? 9.02 किमी लंबी, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है मनाली लेह राजमार्ग पर। अगला, सौवीं टेक्सटाइल एक्सप्रेस कहाँ चलाएगी? फरवरी 2022 में पश्चिम रेलवे के मुंबई मंडल ने सौवीं टेक्सटाइल एक्सप्रेस का संचालन किया। यह मुंबई डिवीजन के चलथान से सकरौल तक सौवीं टेक्सटाइल एक्सप्रेस जाएगी। अगले जो दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन पर तेलंगाना शीर्ष पर रहा है। जो रर्बन मिशन है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, गुजरात तीसरे स्थान पर रहा है। याद रखें इस बात को। अगला है, डीआरडीओ द्वारा क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का देश में पहली बार सफल परीक्षण किया गया। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला गया है? दिल्ली के मयूर विहार में। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस कहाँ चलाई गई? पूछ सकते हैं। तो सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस मार्च 2022 में तमिलनाडु के चेन्नई में शुरू की गई। तमिलनाडु के चेन्नई में शुरू की गई। अमर जवान ज्योति का नेशनल वार मेमोरियल में विलय कर दिया गया है। अमर जवान ज्योति का नेशनल वार मेमोरियल में विलय हाल ही में पिछले 50 सालों से राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति में 21 जनवरी 2022 को विलय कर दिया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण द्वारा की गई। याद है आपको कि विश्व युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले भारत ब्रिटेन के 70,000 सैनिकों के सम्मान में साल 1931 में इंडिया गेट का उद्घाटन किया गया था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद अमर जवान ज्योति स्थापित की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को इसका उद्घाटन किया था। वहीं राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण केंद्र सरकार ने साल 2019 में किया था। इसे 1947 में देश की आज़ादी के बाद से अब तक शहादत दे चुके 26,446 भारतीय जवानों के सम्मान। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा। भारत व रूस के बीच द्विपक्षीय शिखर वार्ता 6 दिसंबर 2021 संपन्न हुई। इस 21वीं शिखर वार्ता के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ दिल्ली पहुंचे और उसी शाम उनकी स्वदेश वापसी भी हुई। याद रखें, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो 6 दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन व मोदी जी के बीच, दोनों देशों के बीच 2+2 मंत्र स्तरीय वार्ता भी संपन्न हुई। 2+2 मंत्र स्तरीय वार्ता भी संपन्न हुई। याद रखें, 2+2 वार्ता के अंतर्गत दोनों देशों के विदेश मंत्री व रक्षा मंत्री आमने सामने की वार्ता करते हैं। भारत अभी तक अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया के साथ ही 2+2 वार्ता करता रहा है। भारत इस तरह की वार्ता करने वाला रूस चौथा देश हो गया। यानी कुल 4 देशों में भारत ने 2+2 वार्ता की है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और चौथा कौन सा हो गया? रसिया हो गया है। 2+2 वार्ता में क्या होता है? विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री आमने सामने की बात करते हैं। याद रखें इस बात को। नेक्स्ट, इसमें जो और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सैन्य तकनीक सहयोग को 2021 से बढ़ाकर 2031 तक कर दिया गया, 10 वर्षों तक बढ़ाने के बाद। और साथ ही अमेठी के कोरबा में 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण भारत व रूस की ज्वाइंट संयुक्त साझेदारी से किया जाएगा। साथ ही जमीन से हवा में मार करने वाले एयर टू सरफेस टू एयर, जमीन से हवा में मार करने वाले एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की खरीद के लिए भी रूस के साथ समझौता भारत द्वारा पहले ही किया जा चुका है। S-400 मिसाइल भारत कहाँ से खरीद रहा है? रूस से। याद रखना है इस बात को, ये बहुत पूछते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 52 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IFFI गोवा में 20 से 28 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ। कहाँ पर संपन्न हुआ? गोवा में संपन्न हुआ 52वां महोत्सव। इसका उद्घाटन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम पणजी में किया गया। याद रखें, महोत्सव की जो उद्घाटन फिल्म थी द किंग ऑफ द वर्ल्ड, है ना, फोकस कंट्री था विश्व के 5वें देश। फिल्म पुरस्कार के लिए दिया ट्रॉफी कौन थी? स्वर्ण रजत मयूर। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जो इसके पुरस्कार रहे हैं, क्या क्या रहे हैं? सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो थी, स्वर्ण मयूर का पुरस्कार दिया गया किसे? रिंग वांडरिंग। मसाकाजू कानेके इसके डायरेक्टर थे। जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया वो रिंग वांडरिंग को।
सर्वश्रेष्ठ एक्टर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया सेविंग वन हु वाज डेड के निर्देशन हेतु वाकलाव कांद्रका को। सर्वश्रेष्ठ एक्टर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जितेंद्र जोशी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जितेंद्र जोशी मराठी फिल्म गोदावरी में भूमिका है सर्वश्रेष्ठ एक्टर। और जबकि सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेसेस का पुरस्कार जो दिया गया एंजेलो मोलिना स्पेनिश फिल्म शॉर्लेट के लिए। ज्यूरी का विशेष पुरस्कार दिया गया निखिल महाराजन की निर्देशित फिल्म गोदावरी भारत व अभिनेत्री रिनाटा कार्बोलो की ब्राजीली फिल्म द फर्स्ट फॉलन के लिए। याद रखें इस बात को। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को दिया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की बात करें तो श्री हरदीप पुरी ने 20 नवंबर 2021 को इसका वितरण किया। तो आप जानते हैं स्वच्छ का नाम आते ही आपके दिमाग में इंदौर कौन था, ये बात सत्य है। तो एमपी के इंदौर को एक बार पुनः देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया और लगातार ये 5वीं वर्ष इंदौर को स्वच्छता का पुरस्कार दिया गया। यानी कि भारत में लगातार 5वें वर्ष इंदौर देश का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर है, सबसे क्लीन सिटी के रूप में इंदौर। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में स्वच्छतम शहर क्लीनेस्ट सिटी का पुरस्कार इंदौर को दिया गया। वहीं सूरत नंबर दूसरे स्थान पर रहा, विजयवाड़ा थर्ड पर। टॉप 3 में इंदौर, सूरत, विजयवाड़ा। और अंतिम स्थान पर यानी 48वें स्थान पर कोटा राजस्थान का रहा। 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन वाले शहरों में कोटा अंतिम स्थान पर रहा, जबकि नंबर 1 पर इंदौर रहा। 1 लाख से 3 लाख तक की जनसंख्या वाले स्वच्छ शहरों में पुरस्कार नई दिल्ली एनडीएमसी को प्राप्त हुआ। नंबर 2 पर अंबिकापुर रहा, नंबर 3 पर तिरुपति। याद रखें इस बात को। 1 लाख से कम की जनसंख्या वाले शहरों में महाराष्ट्र का बिटा, लोनावाड़ा, सासवाड़ रहे। और स्वच्छतम कैंटोनमेंट बोर्ड का पुरस्कार अहमदाबाद को दिया गया, दूसरा मेरठ, तीसरा दिल्ली कैंट को दिया गया। राज्यों में पुरस्कार 100 से अधिक शहरी राज्यों में स्वच्छतम राज्य छत्तीसगढ़ को और 100, जबकि दूसरा स्थान महाराष्ट्र, तीसरा एमपी को मिला। 100 राज्यों के पुरस्कारों में 100 से अधिक स्वच्छ शहरी निकाय नंबर 1 पर छत्तीसगढ़, नंबर 2 पर महाराष्ट्र, जबकि 100 से कम स्थानीय निकाय वाले राज्यों में झारखंड नंबर 1 पर रहा, हरियाणा नंबर 2 पर रहा। यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में श्रीनगर को शामिल किया गया है। अभी हाल ही में यूनेस्को की रचनात्मक शहरों में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को शामिल किया गया। किसको? श्रीनगर को शिल्प लोक कलाओं के रचनात्मक शहर के रूप में नामित किया गया है। अब दुनिया के 90 देशों के 295 शहर इस सूची में शामिल हो चुके हैं। भारत से मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बनारस, जयपुर के बाद श्रीनगर 6 शहर शामिल है। यानी कि अब कुल 6 शहर यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल हो गए हैं। भारत के मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बनारस, जयपुर और श्रीनगर। याद रखें इस बात को। शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में श्रीनगर शहर को जयपुर का नामित किया गया है। जयपुर भी इसी में नामित था। अगला है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना शीर्ष स्थान पर रहे। यूटी में पुडुचेरी नंबर 1 पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुरिन इंडिया परोपकार सूची 2021 में नंबर 1 पर कौन रहे? अजीज प्रेम जी। फिर नंबर 2 पर आपका शिव नाडार रहे। समुद्रयान परियोजना क्या है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो केंद्रीय राज्य मंत्री से प्रभार है, चेन्नई में समुद्रयान परियोजना नामक भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान परियोजना का उद्घाटन 29 अक्टूबर 2021 को किया। इस तकनीक के साथ भारत इस तरह से पानी के नीचे वाहन रखने के लिए यूएसए, रूस, जापान, फ्रांस और चीन जैसे क्लब में शामिल हो गया। यूएसए, रसिया, जापान, फ्रांस और चीन के बाद 6वां देश भारत बन जाएगा। अगला है देवसायम पिल्लई को संत की उपाधि। वेटिकन के पोप फ्रांसिस ने कन्याकुमारी के 18वीं शताब्दी में जन्मे देवासायम पिल्लई को संत की उपाधि देने की घोषणा की है। ये पहली बार होगा कि किसी आम भारतीय ईसाई को उपाधि दी जाएगी। पहली बार किसी आम ईसाई को उपाधि दी जाएगी, याद रखना। देवसायम है ना, देवासायम पिल्लई। चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने वाले दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन बन गई है। लीड्स लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021 जो लॉजिस्टिक दक्षता का आकलन किया गया है, उसमें अगर देखा जाए तो गुजरात
को नंबर 1 स्थान मिला है। गुजरात पहले स्थान पर है लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021 में, गुजरात नंबर 1 पर है। गुजरात के बाद हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यूपी, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना। यूपी भी 6ठे स्थान पर आ गया है। 2019 में 13वें स्थान पर था और 2021 में यूपी 6वें स्थान पर आ गया है। गुजरात नंबर 1 पर है, याद रखें इस बात को। लॉजिस्टिक इंडेक्स में पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI 2020 स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स 2021 में कर्नाटक नंबर 1 पर है। कर्नाटक पहले स्थान पर है 100 में 70 अंक लेकर। कर्नाटक फर्स्ट पोजीशन पे, उसके बाद राजस्थान और हरियाणा। जो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक है स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स 2020 जो 21 में आया है, उसमें नंबर 1 पे कर्नाटक, नंबर 2 पर राजस्थान, नंबर 3 पर हरियाणा है। इस बात को याद रखेंगे। कर्नाटक का स्कोर 70 है, राजस्थान का 61 है। अगला जो है मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वर्नेबिलिटी असेसमेंट 2021 ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद द्वारा रिपोर्ट जारी की। इसमें 640 जिलों में पाया गया कि भारत के 463 जिले अत्यधिक बाढ़, सूखा और चक्रवात की चपेट में हैं। प्रभावित राज्य 27 और केंद्र शासित प्रदेश चरम जलवायु की जो नंबर 1 पर है। सर्वाधिक जलवायु भेदता वाला जो नंबर 1 पर असम, नंबर 2 पर आंध्र, नंबर 3 महाराष्ट्र। सर्वाधिक जलवायु भेदता जो है नंबर 1 पर असम, नंबर 2 पर आंध्र, नंबर 3 पर महाराष्ट्र। याद रखें इस बात को, असम नंबर 1 पर है। और सर्वाधिक जो प्रभावित जिले अगर आपसे पूछ ले तो नंबर 1 पर असम का ही नौगांव है, नंबर 2 पर खम्मम तेलंगाना, नंबर 3 पर चेन्नई तमिलनाडु। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले। महाराष्ट्र स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया। स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ वन्यजीव कार्य योजना पहली कहाँ से? महाराष्ट्र की। याद रखें इस बात को। वन्यजीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ खोली जा रही है? महाराष्ट्र की नागपुर में। कहाँ खोली जाएगी? नागपुर में। देश का पहला एल्कोहल संग्रहालय कहाँ बनना? गोवा में। कहाँ बनना? गोवा में। पणजी से 10 किमी दूर सिक्वेरियम और कैंडोलियम में। माउंट हैरियट का नाम माउंट मणिपुर किया गया है। 16 अक्टूबर 21 को मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक द्वीप शिखर माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया है। माउंट मणिपुर कर दिया है। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित इवोगेटिंग समाधान कहाँ खोला गया है? खम्मम। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट हो जाती है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 18 मार्च 2022 को जारी की गई। 18 मार्च 2022 को जारी की गई। 146 देश इस सूची में शामिल और भारत दिन प्रतिदिन महादुखी देश होता जा रहा है। भारत की रैंकिंग 136वीं 136 आउट ऑफ 146 यानी कि महादुखी देश भारत हो गया है। 146 देशों में भारत 136वें स्थान पर है, जबकि फिनलैंड लगातार 5वें वर्ष शीर्ष स्थान पर है। नंबर 1 पर फिनलैंड फिर से है 5वें वर्ष लगातार। इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया गया। देख लेते हैं इसमें क्या क्या रहे। भारत को 136वां स्थान मिला, जबकि 2021 में भारत 139वें स्थान पर था। जो टॉप 3 कंट्रीज रहे हैं सबसे पसंद देश में, नंबर 1 पर फिनलैंड है जिसका स्कोर 7.821 है। नंबर 2 पर डेनमार्क, नंबर 3 आइसलैंड, 4 स्विट्जरलैंड, 5 नीदरलैंड। जो टॉप 5 कंट्रीज हैं फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड। और भारत की जो रैंकिंग है 136वीं रैंकिंग है। ब्रिक्स देशों में भारत सबसे पीछे है। 38वीं ब्राज़ील, 72 चाइना, 80 रूस, 91 साउथ अफ्रीका, इंडिया 136। भारत के सभी पड़ोसी भारत से खुशहाल स्थिति में हैं। हथियारों के आयात और निर्यात पर सिप्री रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स टर्म्स पर 2021 की रिपोर्ट 14 मार्च 2022 को जारी की। रिपोर्ट के अनुसार भारत और सऊदी अरब 2017 से 21 के बीच हथियारों के सबसे बड़े आयातक के रूप में उभरे हैं और दोनों देशों की वैश्विक हथियारों की बिक्री में 11% की हिस्सेदारी है। मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, चीन यानी कि जो टॉप 5 है। नंबर 1 पर अभी तक सऊदी अरब था, अब भारत फिर से नंबर 1 पर हो गया। तो नंबर 1 पर भारत है,
फिर सऊदी अरब है, फिर मिस्र है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर चाइना। ये टॉप 5 दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयात करने वाले देश हैं। नंबर 1 पर इंडिया, नंबर 2 पर सऊदी अरब। भारत इस अवधि में जो हथियार आयात किए हैं, सर्वाधिक 3 देशों से आयात किए हैं 85% हथियार। 3 देशों का अच्छी, रसिया, फ्रांस और यूएसए। सबसे ज़्यादा रूस से आए हैं 46% हथियार, उसके बाद फ्रांस 27%, फिर यूएसए 12%। यानी कि 3 देशों से ही भारत ने 85% वेपन्स खरीदे हैं, रसिया, फ्रांस और यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 39% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा हथियार निर्यातक एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है। नंबर 1 पर यूएसए है वर्ल्ड में, नंबर 2 पर रसिया, फ्रांस, चाइना और जर्मनी। टॉप 5 जो निर्यातक हैं कौन कौन है? यूएसए, रसिया, फ्रांस, चाइना, जर्मनी। इस दौरान भारत दुनिया का 23वां सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश रहा। भारत की हिस्सेदारी 0.2% की। फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 में जो भारत को लोकतंत्र और मुक्त समाज के मामले में आंशिक रूप से मुक्त देश का दर्जा दिया गया और 66 का अंक मिला भारत को, और जो रैंकिंग रही भारत की वो 67। सबसे नंबर 1 पर जो रहा न्यूजीलैंड, फिर कनाडा। पाकिस्तान को पुनः ग्रे लिस्ट में बना रखा गया है। FATF की बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्वेश्चंस के लिए, आपके लिए। तो 2022 में जारी की गई। इसका शीर्षक था लोकतंत्र रिपोर्ट 2022, निरंकुशता की बदलती प्रवृत्ति। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022। शीर्ष 5 जो उदार लोकतंत्र हैं, नंबर 1 पर रहा है स्वीडन, शीर्ष पर है स्वीडन, टॉप पे। स्वीडन के बाद डेनमार्क, नॉर्वे, कोस्टारिका, न्यूजीलैंड। स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, कोस्टारिका ये टॉप में है। भारत 179 देशों में 93 रैंकिंग पर है, 93वें स्थान पर, 93वें स्थान पर रहा है डेमोक्रेसी रिपोर्ट में, है ना। ये बहुत मतलब एक तरह से देखा जाए तो आगे पीढ़ी होने की स्थिति है भारत की। भारत नेपाल, भूटान, पाकिस्तान से ऊपर रहा है। हालांकि हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई, पूछ सकते हैं आपसे। विक्टर ओरबान के करीबी सहयोगी कैटलिन नोवाक को हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया। किसे? कैटलिन नोवाक को, हंगरी की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कैटलिन नोवाक।